नमस्कार। व्यंग्य धारा परिवार की ओर से परसाई की रचनाओं के पुनर्पाठ की दूसरी कड़ी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। गत वर्ष हमने परसाई पुनर्पाठ का आयोजन किया था, जिसे आप सबकी ओर से भरपूर प्रोत्साहन मिला था। 10 अगस्त को हरिशंकर परसाई की पुण्यतिथि एवं 22 अगस्त को जयंती है। इसी कड़ी में हम इस वर्ष भी परसाई की कुछ अन्य रचनाओं के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। आज हम व्यंग्य की लोकप्रियता और स्वीकार्यता का जो वातावरण देख रहे हैं, इसमें परसाई जी के लेखन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हरिशंकर परसाई ने अपने लेखन के द्वारा व्यंग्य को पहचान देने का उल्लेखनीय कार्य किया है। परसाई से पूर्व व्यंग्य छिटपुट रूप में ही दिखाई पड़ता था। परसाई जी ने निरंतर व्यंग्य लेखन के माध्यम से व्यंग्य को साहित्यिक समाज में स्वीकृति दिलाने का कार्य किया। उनकी रचनाओं में समाज के उपेक्षित वर्ग एवं आम जन की पीड़ा के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई पड़ती है। उनका लेखन इतना विपुल और महत्वपूर्ण है कि उनमें से कुछ चुनिंदा रचनाओं का चयन करना बहुत मुश्किल कार्य है। फिर भी हमने बहुत सोच विचार और अध्ययन विश्लेषण के उपरांत आपके लिए कुछ रचनाओं का चयन किया है। इस आयोजन में आज पहली कड़ी की शुरुआत कर रहे हैं हमारे समय के वरिष्ठ व्यंग्यकार डॉक्टर प्रेम जन्मेजय। विभिन्न व्यंग्य कृतियों के लेखक एवं व्यंग्य यात्रा पत्रिका के संपादक डॉक्टर जन्मेजय की आवाज़ में आज प्रस्तुत है सदाचार का ताबीज व्यंग्य संग्रह की भूमिका कैफियत। इस भूमिका में परसाई जी ने व्यंग्य और व्यंग्यकार के प्रति आम जन की समझ का उल्लेख करते हुए हास्य व्यंग्य के अंतर को भी स्पष्ट किया है। तो आइए सुनते हैं परसाई जी की कैफियत का वाचन डॉक्टर प्रेम जन्मेजय की आवाज़ में। मित्रों, मैं आज आपके सामने हरिशंकर परसाई की व्यंग्य कथाओं के संकलन सदाचार का ताबीज में से कैफियत पढ़ रहा हूँ। कैफियत। एक सज्जन अपने मित्र से मेरा परिचय करा रहे थे। ये परसाई जी हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं। ही राइट्स फनी थिंग। एक मेरे पाठक, अब मित्रनुमा, मुझे दूर से ही देखते इस तरह हंसी की तिड़तड़ाहट करते मेरी तरफ बढ़ते हैं जैसे दिवाली पर बच्चे तिड़तड़ी को पत्थर पर रगड़कर फेंक देते हैं और वह थोड़ी देर तिड़ तिड़ करके उछलती रहती है। पास आकर अपने हाथों में मेरा हाथ ले लेते हैं और हो ही करते कहते हैं, वाह यार, खूब मिले, मज़ा आ गया। उन्होंने कभी कोई चीज़ मेरी शायद ही पढ़ी होगी। अभी सालों से कोई चीज़ नहीं पढ़ी, ये मैं बस जानता हूँ। एक सज्जन जब भी सड़क पर मिल जाते हैं, दूर से ही चिल्लाते हैं, परसाई जी नमस्कार, मेरा पथ प्रदर्शक पाखाना। बात यह है कि किसी दूसरे आदमी ने कई साल पहले स्थानीय साप्ताहिक में एक मजाकिया लेख लिखा था, मेरा पथ प्रदर्शक पाखाना। पर उन्होंने ऐसी सारी चीज़ों के लिए मुझे जिम्मेदार मान लिया है। मैंने भी नहीं बताया कि वह लेख मैंने लिखा ही नहीं था। बस वे जहाँ मिलते हैं, मेरा पथ प्रदर्शक पाखाना चिल्लाकर मेरा अभिवादन करते हैं। कुछ पाठक ये समझते हैं कि मैं हमेशा उचक्केपन और हल्केपन के मूड में रहता हूँ। वे चिट्ठी में मखौल करने की कोशिश करते हैं। एक पत्र मेरे सामने है, लिखा है, कहिए जनाब, बरसात का मज़ा ले रहे हैं, मेढकों की जल तरंग सुन रहे होंगे, इस पर भी लिख डालिए ना कुछ। बिहार के किसी कस्बे से एक आदमी ने लिखा कि तुमने मेरे मामा का, जो फॉरेस्ट अफसर है, मजाक उड़ाया है, उनकी बदनामी की है। मैं तुम्हारे खानदान का नाश कर दूंगा, मुझे शनि सिद्ध है। कुछ लोग इस उम्मीद से मिलने आते हैं कि मैं उन्हें ठिलठिलाता, कुलांचे मारता, उछलता मिलूंगा और उनके मिलते ही जो मजाक शुरू करूंगा तो हम सारा दिन दांत निकालते गुजार देंगे। मुझे वे गंभीर और कम बोलने वाला पाते हैं
किसी गंभीर विषय पर मैं बात छोड़ देता हूँ, वे निराश हो जाते हैं। काफ़ी लोगों का ये मत है कि मैं निहायत मनहूस आदमी हूँ। एक पाठिका ने एक दिन कहा, आप मनुष्यता की भावना की कहानियाँ क्यों नहीं लिखते? और एक मित्र ने उस दिन मुझे सलाह दे दी, तुम्हें अब गंभीर ही हो जाना चाहिए। इट इज़ हाई टाइम। व्यंग लिखने वालों की ट्रेजेडी कोई एक नहीं है। फनी से लेकर उसे मनुष्यता की भावना से हीन तक समझा जाता है। मज़ा आ गया से लेकर गंभीर हो जाओ तक की प्रतिक्रियाएं उसे सुननी पड़ती हैं। और फिर लोग अपने या अपने मामा काका के चेहरे देख लेते हैं और दुश्मन बढ़ते जाते हैं। एक बहुत बड़े वयोवृद्ध गांधी भक्त साहित्यकार मुझे अनैतिक लेखक समझते हैं। नैतिकता का अर्थ उनके लिए शायद गबद्दूपन होता है, लेकिन इसके बावजूद ऐसे पाठकों का एक बड़ा वर्ग है जो व्यंग में निहित सामाजिक राजनीतिक अर्थ संकेत को समझते हैं। वे जब मिलते हैं या लिखते हैं तो मजाक के मूड में नहीं, वे उन स्थितियों की बात करते हैं जिन पर मैंने व्यंग किया है। वे उस रचना के तीखे वाक्य बताते हैं। वे हालातों के प्रति चिंतित होते हैं। आलोचकों की स्थिति कठिनाई की है। गंभीर कहानियों के बारे में तो वे कह सकते हैं कि संवेदना कैसे पिघलती आ रही है, समस्या कैसे प्रस्तुत की गई है वगैरह। व्यंग्य के बारे में वो क्या कहें? अक्सर वह ये कहता है कि हिंदी में शिष्ट हास्य का अभाव है। हम सब हास्य और व्यंग्य के लेखक लिखते लिखते मर जाएंगे, तब भी लेखकों के बेटों से इन आलोचकों के बेटे कहेंगे कि हिंदी में हास्य व्यंग्य का अभाव है। हाँ, वे ये और कहते हैं, विद्रूप का उद्घाटन कर दिया, पर्दाफाश कर दिया, करारी चोट की है, गहरी मार की है, झकझोर दिया। आलोचक बेचारा और क्या करे? जीवन बोध, व्यंग्यकार की दृष्टि, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक परिवेश के प्रति उसकी प्रतिक्रिया, विसंगतियों की व्यापकता और उनकी अहमियत, व्यंग्य संकेतों के प्रकार, उनकी प्रभावशीलता, व्यंग्यकार की आस्था, विश्वास आदि बातें समझ और मेहनत की मांग करती हैं। किसे पड़ी है? अच्छा, तो तुम लोग व्यंग्यकार क्या अपने आप को प्रॉफिट समझते हो? फनी कहने पर बुरा मानते हो? खुद हंसाते हो और लोग हंसकर कहते हैं मज़ा आ गया तो बुरा मानते हो? और कहते हो सिर्फ मज़ा आ गया? तुम नहीं जानते कि इस तरह की रचनाएं हल्की मानी जाती हैं और 2 घड़ी की हंसी के लिए पढ़ी जाती हैं। ये बात मैं अपने आप से कहता हूँ, अपने आप से ही सवाल करता हूँ। जवाब, हंसना अच्छी बात है। पकोड़े जैसी नाक को देखकर भी हंसा जाता है। आदमी कुत्ते जैसा भौंके तो भी लोग हंसते हैं। साइकिल पर डबल सवार गिरे तो भी लोग हंसते हैं। संगति के कुछ मान बने हुए हैं, जैसे इतने बड़े शरीर में इतनी बड़ी नाक होनी चाहिए, उससे बड़ी होती है तो हंसी आती है। आदमी आदमी की बोली बोले, ये संगति मानी जाती है। वह कुत्ते जैसा भौंके तो ये भी संगति हुई और हंसी का कारण। असामंजस्य, अनुपातहीनता, विसंगति हमारी चेतना को छोड़ देते हैं। तब भी हंसी आ सकती है और हंसी नहीं भी आ सकती। चेतना पर आघात पड़ सकता है। मगर विसंगतियों के भी स्तर और प्रकार होते हैं। आदमी कुत्ते की बोली बोले, एक ये विसंगति है। और वन महोत्सव का आयोजन करने के लिए पेड़ काटकर साफ किए जाएं, जहां मंत्री महोदय गुलाब के वृक्ष की कलम रोपें, ये भी एक विसंगति है। दोनों में भेद है, दोनों से हंसी आती है। मेरा मतलब है, विसंगति की क्या अहमियत है, ये जीवन में किस प्रकार हद तक महत्वपूर्ण है, वह कितनी व्यापक है, उसका कितना प्रभाव है, ये सब बातें विचारणीय हैं। दांत निकाल देना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन यार, इस बात से क्यों कतराते हो कि इस तरह का साहित्य हल्का मान लिया जाता है?
माना जाता तो मैं क्या करूं? भारतीय युग में प्रताप नारायण मिश्र और बाल मुकुंद गुप्त जो व्यंग लिखते थे, वह कितनी पीड़ा से लिखा जाता था। देश की दुर्दशा पर वह किसी भी कौम के रहनुमा से ज़्यादा रोते थे। हाँ, ये सही है। इसके बाद रुचि कुछ ऐसी हुई कि हास्य के लेखक विदूषक बनने को मजबूर हुए। मदारी और डमरू, टुनटुन जैसे पत्र निकले। हास्य रस के कवियों ने चोंच और काग जैसे उपनाम रखे। यानी हास्य के लिए रचनाकार को हास्यास्पद होना पड़ा। अभी भी ये मजबूरी बची है। तभी कुंज बिहारी पांडे को कुत्ता शब्द आने पर मंच पर भौंक कर बताना पड़ता है और काका हाथरसी को अपनी पुस्तक के कवर पर अपना ही कार्टून छपाना पड़ता है। बात यह है कि उर्दू हिंदी की मिश्रित हास्य व्यंग परंपरा कुछ साल चली, जिसने हास्य रस को भड़ौआ बनाया। इसमें बहुत कुछ हल्का है। ये सीधी सामंती वर्ग के मनोरंजन की जरूरत में से पैदा हुई थी। शौकत थानवी की एक पुस्तक का नाम है कुटिया। अजीम बेग चुगताई नौकरानी की लड़की से फ्लर्ट करने के तरकीबें बताते हैं। कोई अचरज नहीं कि हास्य व्यंग के लेखकों को लोगों ने हल्के, गैर जिम्मेदारा और हास्यास्पद मान लिया हो। और पत्नीवाद वाला हास्य रस, वह तो स्वस्थ है। उसमें पारिवारिक संबंधों की निर्मल आत्मीयता होती है। स्त्री से मजाक एक बात है और स्त्री का उपहास दूसरी बात। हमारे समाज में कुचले हुए का उपहास किया जाता है। स्त्री आर्थिक रूप से गुलाम रही, उसका कोई व्यक्तित्व नहीं बनने दिया गया। वह शिक्षित रही, ऐसी रही, तब उसकी हीनता का मजाक करना सेफ हो गया। पत्नी के पक्ष के सब लोग हीन और उपहास के पात्र हो गए, खासकर साला को। हर आदमी किसी न किसी का साला होता है। इसी तरह घर का नौकर सामंती परिवारों में मनोरंजन का माध्यम होता है। उत्तर भारत के सामंती परिवारों की परदानशीन गमित रईस जादियों का मनोरंजन घर के नौकर का उपहास करके होता है। जो जितना मूर्ख, सनकी और पौरुषहीन हो, वह नौकर उतना ही दिलचस्प होता है। इसलिए सिकंदर मियाँ चाहे काफ़ी बुद्धिमान हो, मगर जानबूझकर बेवकूफ़ बन जाते हैं, क्योंकि उनका ऐसा होना नौकरी को सुरक्षित रखता है। सलमा सिद्दीकी ने सिकंदर नामा में ऐसे ही पारिवारिक नौकर की कहानी लिखी। मैं सोचता हूँ सिकंदर मियाँ अपनी नज़र से उस परिवार की कहानी कहें तो अच्छा हो। तो क्या पत्नी, साला, नौकर, नौकरानी आदि को हास्य का विषय बताना अशिष्टता है? वल्गर है। इतने व्यापक सामाजिक जीवन में इतनी विसंगतियां हैं, उन्हें ना देखकर बीवी की मूर्खता का बयान करना बड़ी संकीर्णता है। और शिष्ट और अशिष्ट क्या है? अक्सर शिष्ट हास्य की मांग वे करते हैं जो शिकार होते हैं। भ्रष्टाचारी तो यही चाहेगा कि आप मुंशी की या साले की मजाक का शिष्ट हास्य करते रहें और उस पर चोट ना करें। वह अशिष्ट है। हमारे यहाँ तो हत्यारे, भ्रष्टाचारी, पीड़क से भी शिष्टता बरतने की मांग की जाती है। अगर जनाब बुरा न माने तो अर्ज है कि भ्रष्टाचार ना किया करें, बड़ी कृपा होगी सेवक पर। व्यंग में चोट होती ही है, जिन पर होती है वे कहते हैं इसमें कटुता आ गई, शिष्ट हास्य लिखा करिए। मार्क ट्वेन की वे रचनाएं नए संकलनों में नहीं आती जिनमें उसने अमेरिकी शासन और मोनोपोली के बखिए उड़े हैं। वे उसे केवल शिष्ट हास्य का मनोरंजन देने वाला लेखक बताना चाहते हैं, द डिलाइटेड मिलियंस। तो तुम्हारा मतलब यह है कि मनोरंजन के साथ ही व्यंग में समाज की समीक्षा भी होती है? हाँ, व्यंग जीवन से साक्षात्कार कराता है, जीवन की आलोचना करता है, विसंगतियों, मिथ्याचारों और पाखंडों का पर्दाफाश करता है। ये तो नारा हो गया। नारा नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि जीवन के प्रति व्यंग्यकार की उतनी ही निष्ठा होती है
जितनी गंभीर रचनाकार की, बल्कि ज़्यादा ही वह जीवन के प्रति दायित्व का अनुभव करता है। लेकिन वह शायद मनुष्य के बारे में आशा खो चुका होता है, निराशावादी हो जाता है। उसे मनुष्य की बुराई ही दिखती है। तुम्हारी रचनाओं में देखो, सब चरित्र बुरे ही हैं। ये कहना तो इस तरह हुआ कि डॉक्टर से कहा जाए तुम रुग्ण मनोवृत्ति के आदमी हो, तुम्हें रोग ही रोग दिखते हैं। मनुष्य के बारे में आशा ना होती तो हम उसकी कमजोरियों पर क्यों रोते, क्यों उससे कहते कि यार तू जरा कम बेवकूफ, विवेकशील, सच्चा और न्यायी हो जा। ओह, तो तुम लोग रोते भी हो। मेरा तो ख्याल था कि तुम सब पर हंसते हो, दूसरों पर हंसते हो। जिंदगी बहुत ही जटिल चीज है। इसमें खाली ससना या खाली सुनना जैसी चीज नहीं होती। बहुत सी हास्य रचनाओं में करुणा की अंतर्धारा होती है। चेखव की कहानी क्लर्क की मौत क्या हंसी की कहानी है? उसका व्यंग्य कितना गहरा, ट्रेजिक और करुणामय है। चेखव की एक कम प्रसिद्ध कहानी है किराएदार। इसका नायक जोरू का गुलाम है। बीवी के होटल का प्रबंध करता है, अपनी नौकरी छोड़ आया है। अब बीवी का गुलाम तो उपहास का ही पात्र होता है ना। मगर इस कहानी में ये बीवी का गुलाम अंत में बड़ी करुणा पैदा करता है। अच्छा व्यंग्य सहानुभूति का सबसे उत्कृष्ट रूप होता है। अच्छा यार, तुम्हें आज प्रचार का मौका दिया गया था, पर तुम तो अपना कुछ ना कहकर जनरली बोलते जा रहे हो। तुम्हारी रचनाओं को पढ़कर कुछ बातें पूछी जा सकती हैं। क्या तुम सुधारक हो? तुम्हें आर्य समाजी वृत्ति देखी जा सकती है? कोई सुधर जाए तो मुझे क्या ऐतराज? वैसे मैं सुधार के लिए नहीं, बदलने के लिए लिखना चाहता हूँ। जाने कोशिश करता हूँ चेतना में हलचल हो जाए, कोई विसंगति नज़र के सामने आ जाए, इतना ही काफ़ी है। सुधारने वाले खुद अपनी चेतना से सुधरते हैं। मेरी कहानी है सदाचार का तावीज। इसमें कोई सुधारवादी संकेत नहीं है। कुल इतना है कि तावीज बांधकर आदमी को ईमानदार बनने की कोशिश की जा रही है। उसे ईमानदार बनाया जा रहा है भाषणों और उपदेशों से। सदाचार का तावीज बांधे बाबू दूसरी तारीख को घूस लेने से इनकार कर देता है, मगर 29 तारीख को ले लेता है। उसकी तनख्वाह खत्म हो गई है। तावीज बंधा है, मगर जेब खाली है। संकेत में ये कहना चाहता हूँ कि बिना व्यवस्था में परिवर्तन किए, भ्रष्टाचार के मौके बिना खत्म किए और कर्मचारियों को बिना आर्थिक सुरक्षा दिए, भाषणों, सर्कुलरों, उपदेशों, सदाचार समितियों, निगरानी आयोगों के द्वारा कर्मचारी सदाचारी नहीं होगा। इसमें कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ विरोधाभासों को सामने लाया गया है और कुछ संकेत दिए गए हैं। उद्देश्य का चार्ज वह लोग लगाते हैं जो किसी के प्रति दायित्व का कोई अनुभव नहीं करते। वह सिर्फ अपने को मनुष्य मानते हैं और सोचते हैं कि हम कोड़ों के बीच रहने के लिए अभिशप्त हैं, कि हम कीड़ों के बीच रहने के लिए अभिशप्त हैं। क्षमा कीजिए। ये लोग तो कुत्ते के दुम में पटाखे की लड़ी बांधकर उसमें आग लगाकर कुत्ते की मृत्यु भय पर ठहाका लगा लेते हैं। अच्छा यार, बातें तो बहुत सी कर ली, पर पाठक बोर हो जाएंगे। बस एक बात बताओ, तुम इतना राजनीतिक व्यंग्य क्यों लिखते हो? इसलिए कि राजनीतिक बहुत बड़ी निर्णायक शक्ति हो गई है। वह जीवन से बिल्कुल मिली हुई है। वियतनाम को जनता पर बम क्यों बरसा रहे हैं? क्या उसकी जनता भी अपनी क्या उस जनता की अपनी कुछ जिम्मेदारी है? ये राजनीतिक दांव पेच के बम हैं। शहर में अनाज और तेल पर मुनाफाखारी कम नहीं हो सकती, क्योंकि व्यापारियों के क्षेत्रों से अमुक को चुन कर ला आना है। राजनीति सिद्धांत और व्यवहार की हमारे जीवन का एक अंग है। उससे नफरत करना बेवकूफ़ी है। राजनीति से लेखक को दूर रखने की बात वही करते हैं जिनके निहित स्वार्थ है, जो डरते हैं कि कहीं हम लोग हमें समझ ना जाएं। मैंने पहले भी कहा है कि राजनीति को नकारना भी
एक राजनीति है। अच्छा, तो बात को यहीं खत्म करें। तुम अब राजनीति पर चर्चा करने लगे हो, इससे लेवल चिपकते हैं। लेवल का क्या डर? दूसरों को देशद्रोही कहने वाले पाकिस्तान की भूखे बंगाल का चावल स्मगल करते हैं। ये सारे रहस्य मुझे समझ में आते हैं। मुझे डराने की कोशिश मत करो। धन्यवाद।